नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार समेत 4 आरोपियों पर आरोप तय। दिल्ली में टीएमसी सांसदों का गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, हिरासत में महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन। दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, आप विधायक संजीव झा को मार्शल आउट किया गया। लखनऊ में अशोक लीलैंड की ईवी प्लांट का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ बोले यूपी की रेटिंग अब एक्सीलेंट। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कोर्ट कर्मी की आत्महत्या, सुसाइड नोट में काम के दबाव को बताया कारण, दिल्ली साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूद कर दी जाए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी, कश्मीर से कानपुर तक ठंड ने मचाया कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एक समावेशी और जनहितकारी बजट तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज फरीदाबाद में एक महत्वपूर्ण प्री बजट परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के पक्षकारों के साथ साथ गहन मंथन किया जा रहा है। और चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आयोग पर उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करने और बिजली कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया। प्रोफेसर संपत सिंह ने बताया कि वे बीते दिनों बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं, उनकी शिकायतों को लेकर आयोग के पास पहुंचे थे। मैं कल हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की हियरिंग में शामिल हुआ ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द स्टेट ऑफ ऑल कैटेगरीज। मैं कल हरियाणा प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं की तरफ से हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश हुआ। कल पब्लिक हियरिंग थी। सबसे पहले मेरा इतराज ये था, नगर के सेक्टर 17 स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 1.5 वर्षीय मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर डायल 112 और सेक्टर 17 थाने की पुलिस बल तैनात की गई। जानकारी के अनुसार रूपनगर निवासी घनश्याम का 1.5 वर्षीय पुत्र देव गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे अपने बड़े भाई के साथ छत पर खेल रहा था। इसी दौरान वह अचानक असंतुलित होकर करीब 14 फुट की ऊंचाई से सिर के बल नीचे फर्श पर जा गिरा, जिसकी वजह से 1.5 साल के मासूम की मौत हो गई। देखिए, ये बच्चा 1.5 साल का बच्चा था। घर पे छत से गिर गया सुबह, और तकरीबन जहाँ तक हमें बताया गया था कि 14 फीट हाइट से बच्चा उल्टा गिरा सिर के बल पे। पहले बच्चा किसी दूसरे अस्पताल में था। वहाँ पे जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवा के सीरियसनेस समझाई तो वो मेरे पास आ गए। मैंने भी सीरियसनेस समझाई, सारा ये बताया कि ये मैटर है, बच्चे की ये कंडीशन है, ये है। फिर 2 मिनट बाद इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब नीचे बुला रहे हैं। इन्होंने अपनी लापरवाही से बच्चा खुद मारा। मेरे से कंसेंट फॉर्म सारे पहले ले लिए थे। बच्चा इन्होंने, मैं एट ऑफ द एंड यही कहूँगा, इन्होंने खुद मारा है। मेरा जान था। मेरी कौन सा हॉस्पिटल है? जिंदल हॉस्पिटल है। और डॉक्टर का क्या नाम है? योगेश जिंदल। कॉल आई थी हमारे को, ये जिंदल अस्पताल में रूपनगर कॉलोनी से एक छोटा बच्चा है, 1.25 साल 1.5 साल का, वो छत से गिर गया था। उसको ट्रीटमेंट के लिए आया था। उसकी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी मृत्यु हो गई। तो इनके परिवारजन आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टरों की लापरवाही है। तो पुलिस यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए आई थी।
खबर यमुनानगर से, जहां अक्सर बच्चे अनजान पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में बच्चे लैंगिक अपराधों का शिकार हो जाते हैं। इन घटनाओं पर लगाम केवल सावधानी और जागरूकता से संभव है। ऐसे महिला एवं बाल विकास मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों को एक सांप सीढ़ी के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और ये सांप सीढ़ी इस तरह से बनाई गई है जिससे बच्चे खेल के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम को आसानी से समझ सकें। इसमें बच्चों का कि बच्चे को पता आईसी एक्टिविटीज़ को मिशन वात्सल्य के अंतर्गत प्रमोट करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक नया इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। एक सांप सीढ़ी के माध्यम से जो पॉक्सो एक्ट की विभिन्न बारीकियां हैं उनको बच्चों को एक लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए पॉक्सो जो हमारी सांप सीढ़ी गेम है वो एक डिज़ाइन करवाई जा रही है, जो सभी स्कूल्स में और हमारे जितने 1281 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पर उस गेम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि बच्चों को खेल खेल में हम पॉक्सो एक्ट के बारे में बताएं। और यमुनानगर रादौर खंड के गांव पोटली में हाईवे के लिए रास्ता निकालने को लेकर चल रहा गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 4 महीनों से धरने पर बैठे किसानों और जिला प्रशासन के बीच शुक्रवार को हुई चौथे दौर की वार्ता भी पूरी तरह से बेनतीजा रही। प्रशासन के साथ सहमति न बन पाने के बाद अब किसानों ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। आज जो पोटली गांव में पिछले 4 महीने से रास्ते को लेकर हमारा धरना चला हुआ है, उसकी आज चौथे दौर की हमारी प्रशासन के साथ बैठक हुई। पहली 3 बैठक हमारी उपायुक्त महोदय के साथ हो चुकी है और आज हमारे डीसी मैडम की छुट्टी होने के बाद हमारे एडीसी साहब आहूजा साहब ने बैठक ली है। उसमें रादौर के एसडीएम, रादौर के डीएसपी मौजूद रहे और एनएचआई के अधिकारी भी रहे। लेकिन पता नहीं हमारा प्रशासन भी आई वालों के दबाव में क्यों है। उनके दबाव को देखते हुए और बार बार प्रशासन को आई वाले गुमराह कर रहे हैं। जब हमारा रास्ता सीधा बैठता है वो बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन हमारी उनकी बात नहीं मानी और प्रशासन ने भी जोर लगाया। और जिला बाल कल्याण परिषद अम्बाला द्वारा अम्बाला छावनी स्थित लघु बाल भवन में नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष उपायुक्त अम्बाला आईएएस अजय सिंह तोमर ने शिरकत की। इस मौके पर उपायुक्त ने अपने 1 माह का वेतन स्लम एरिया के बच्चों को देने की घोषणा की। मैं बाल कल्याण परिषद के प्रोग्राम में गया था अभी नए साल मनाने के लिए। जो हमारे बाल भवन में जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर स्लम एरिया के रहने वाले होते हैं, जो कि झोपड़ी के गरीब परिवारों के लोग होते हैं। तो उस दिन मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत कम कपड़ों में थे और उनको ठंड लग रही थी। तो उस समय पे उनको देख के तो मुझे अपने मन में आया कि कुछ मुझे भी अपने निजी स्तर पर करना चाहिए। सरकार के द्वारा तो काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। तो उसी समय पे फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने 1 महीने के बराबर की जो पैसा है वो मैं इनके वेलफेयर के लिए खर्च करूँगा। और कांग्रेस के रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज रोहतक में कांग्रेस पार्टी की ओर से मनरेगा योजना को खत्म करने की बीजेपी की साजिश पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने पहले मनरेगा को धीरे धीरे कमजोर किया, अब इसको खत्म करने का निर्णायक कदम उठा लिया है। भगवान राम करोड़ों भारतीयों के आराध्य हैं, बीजेपी सरकार उनके नाम पर गरीबों का निवाला न छीने। मेरा नाम रखिए और बजट 100% से 60% कर दिया, तो उनके नाम से बजट तो नहीं कम करना चाहिए। तो देखो हम भगवान राम का अपना हमारे दिलों में आस्था के प्रतीक है भगवान राम, उनके नाम तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम कोई लाओ, उनकी जो है और उनका बजट बढ़ाओ। तो 8 लाख पंजीकृत लोगों में से मात्र 2100 लोगों को 100 दिनों को कंपनसेशन मिली, तो साबित हो गया। तो पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी हिस्ट्री, पंजाबी जनरल नॉलेज सारी चीज़ें टेस्ट होती। हरियाणा के पहले तो वो सारे टेस्ट जो हरियाणा की जनरल नॉलेज वगैरह थी वो हटा दिए गए। अब बाहर के बच्चे सारे आके जो है इस तरह की, अब ये कहाँ हरियाणा के बच्चे जाएंगे। और उसके ऊपर जले पे नमक छिड़कते हुए उनके स्टेटमेंट आई, जो चेयरमैन है उनकी स्टेटमेंट आई कि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज ने आपको इस लेवल का तैयार ही नहीं किया है, आपको लिखना नहीं सिखाया गया है,
आपको ढंग से पढ़ाया नहीं गया। ये एचपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं। इस स्टेटमेंट और इस सबके बाद मैंने मांग करी कि भाई उनको हटाया जाए। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के इतना का हो गया भाई? हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पढ़ के बच्चे यूपीएससी में भी नंबर 1 पे आए हैं। रोहतक में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने वीबीजी रामजी योजना को लेकर सरकार का पक्ष रखने को लेकर आज भाजपा कार्यालय मंगल कलम में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वीबीजी रामजी योजना मोदी सरकार की क्रांतिकारी योजना और पीएम मोदी का लक्ष्य है। जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरा हो तब तक हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। और आगे बढ़ते राजधानी भोपाल में गौमांस मिलने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया। इस घटना के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माता मंदिर स्थित नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी वर्ष 2022-23 के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकलकर राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा बनाए गए रेखा चित्रों पर आधारित है और मुख्यमंत्री ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी का अवलोकन एवं निरीक्षण भी किया। प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिट्टी का दिया बनाकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की। से अधिक सेल चित्रों की खोज और अध्ययन करके जिस ढंग से उनने काम किया, और वो दौर है कि जब एक तरह से वैचारिक रूप से भी वो छिपाते नहीं थे कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, और उस आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी जी ने उनको पद्मश्री अनाउंस किया। ये भी हमारे लिए उस दौर का, और दोनों दल कोई भी हो, लेकिन उनकी उस चुनौती के काल में भी, और वो घटना भी बड़ी जोरदार है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये भी स्मरण करना पड़ेगा कि जब प्रकाश चंद्र सेठी जी ने आके बताया, वो उज्जैन के थे, मुख्यमंत्री थे, कि मकनकर जी आपको पद्मश्री मिली है, आपको दिल्ली पद्मश्री लेके जाना है, आना है आपको। और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक व्यक्ति ने किराए पर ट्रैक्टर लिया और फिर उसे जालसाजी कर गिरवी रख दिया। पुलिसिया कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित किसान ने अब एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और पीड़ित किसान महेंद्रा यादव के अनुसार उनके पुत्र ने अपना महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली दीपक पुरी गोस्वामी नामक व्यक्ति को 25,000 प्रति माह के किराए पर 2 महीने के लिए चलाने हेतु दिया था। अनुबंध के अनुसार समय बीत जाने के बाद भी आरोपी दीपक पुरी न तो किराए की राशि का भुगतान किया और न ही ट्रैक्टर वापस लौटाया। किसानों के ट्रैक्टर दीपक पुरी गोस्वामी किराए से 25,000 रुपये महीने लिया था, जिसमें उसने बिमल पटेल टिपरा वाले को गिरवी रख दिया है। उसमें उनके सहयोगी हैं, चोर लोग जो साथ में उनके रहते हैं, किशोर कुमार, कृष्ण कुमार यादव, रोहित बर्मन, दीपक पुरी, सर्वेश पटेल, भारत पटेल और सत्येंद्र पटेल, जिसकी हमने एफआरआई भी गोसलपुर थाने में किए, 2 माह हो गए। और भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला अध्यक्ष की विधिवत घोषणा शुक्रवार को पार्टी के जिला कार्यालय में की गई। इस अवसर पर सथाल परगना प्रभारी बबलू भगत, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सह पर्यवेक्षक संदीप वर्मा और झरिया विधायक रागनी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और वंदे मातरम गायन के साथ हुई।
इसके लिए हम देवघर जिला के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सहमति को और यहां के कार्यकर्ताओं की एक एक सहमति को प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने विचार करते हुए मुझे दोबारा पुनः यह दायित्व, यह जिम्मेवारी सौंपने का काम किया है। इसके लिए मैं प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सची रामानी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और लंबी प्रक्रिया इसलिए होती है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी चुनावी होती है जो नीचे तब से लेकर ऊपर तक पूरे सहसम्मति के साथ, आप देखें कि किस तरह से हम लोग पिछले बार आए, सबका वोटिंग किए, वोटिंग के बाद सबका एक मार्गदर्शन हम लोग लिए। और हजारीबाग जिले के कटमदाग प्रखंड अंतर्गत बानादाग गांव में एक अत्यंत दर्दनाक और हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक दंपति की रात में सोने के दौरान दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान गंगा प्रसाद और उनकी पत्नी रेणु देवी के रूप में हुई। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के सुजायत चौक और आसपास के इलाकों में नशे का कारोबारी तेजी से जड़ें जमा रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सुजायत चौक निवासी रिंकू नामक एक युवक धड़ल्ले से युवाओं के बीच ब्राउन शुगर, नशीली दवाएं और गांजे की सप्लाई कर रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बार बार शिकायत के बावजूद सदर थाना पुलिस इस पर हाथ डालने से कतरा रही है। ठीक है, ले छोटू लेन रे, देन जे रिंक बिया दे रे। हाँ ठीक है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब न्यायालय के अधिकारी की मेल आईडी पर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी भरे मेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया और धमकी भरा मेल सामने आते ही न्यायालय प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया है। ये हम लोग का हफ्ते में एक बार हम लोग सडनली कभी भी चेकिंग करते हैं कि वहाँ से जो संदिग्ध लोग वहाँ घूमते हैं या फिर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों की हम लोग धरपकड़ करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज अचानक न्यायालय परिसर में DFMD, SMD और डॉग स्क्वाड की टीम से चेकिंग की गई है। सुबह 10 बजे ऐसा प्रशासन से जानकारी हुई कि दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, रायपुर, धमतरी, ये सब जगह में बम की घटना होने वाली। और एक तमिल संगठन है जो किसी अपनी घटना से आहत हो गए, उसने एक ईमेल आईडी भेजा है। उस ईमेल आईडी में कहा है कि मैं पूरे न्यायालय परिसर को बम से उड़ा दूंगा, डायनामाइट लगा दूंगा, उड़ा दूंगा। और बालोद जिले के ग्राम दुधली ने आज इतिहास रच दिया जब भारत स्काउट्स एवं गाइड्स नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि देश में पहली बार इस स्तर का राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी आयोजित किया जा रहा है। और कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र को आज विकास की बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि आज PM श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मंत्री अरुण साव और पंडरिया विधायक भावना बोरा ने नगर पालिका पंडरिया और
नगर पंचायत पंडातराई अंतर्गत कुल 19 करोड़ 94 लाख रुपए का विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही पंडरिया भारत माता मूर्ति और चौपाटी लोकार्पण किया। साथ ही इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पंडरिया नगर पालिका को 2 करोड़ और पंडातराई और इंदौरी के लिए 1 करोड़ की अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। पंडरिया में नगर पंचायत पांडातराई और पंडरिया नगर पालिका नगर पंचायत के विभिन्न कामों का विकास के विभिन्न कामों का लगभग 20 करोड़ रुपए से की राशि का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। निश्चित ही आज पंडरिया विधानसभा को बहुत बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि आज लगभग 20 करोड़ के आसपास का भूमि पूजन और लोकार्पण का काम यहाँ पे हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, जो लोरमी के विधायक भी, उनका यहाँ पे आगमन हुआ था और उनके माध्यम से आज लोकार्पण भूमि पूजन का काम हुआ है। 4 करोड़ की और सौगात हमारे इंदौरी, पांडातराई और नगर पालिका हमारे पंडरिया को मिली है। और छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी योजना के तहत सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। विशेष रूप से ऑनलाइन टोकन व्यवस्था ने किसानों के लिए धान बेचना बेहद सरल और व्यवस्थित बना दिया। उदयपुर के जजगा धान उपार्जन केंद्र पर किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका? यहाँ लेबर वगैरह का किसी प्रकार का परेशानी हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब बीच में हुआ था पटवारी के द्वारा जो है गणना गलत किया गया है, तो एसडीएम से बात हुआ फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने कहा है, कुछ आश्वासन दिया है अगर उससे हल हो जाए तो। मैं तो मोबाइल से ऑनलाइन काटा था। लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री योगी कल जाएंगे प्रयागराज। माघ मेले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा। मकर संक्रांति मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा। प्रयागराज में लगभग 7 घंटे तक मौजूद रहेंगे। शाम 5:10 पर बमरौली एयरपोर्ट से लखनऊ जाएंगे। प्रयागराज में लगभग 7 घंटे तक मौजूद रहेंगे। बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। शाम 5:10 पर बमरौली एयरपोर्ट से लखनऊ जाएंगे। रायबरेली से खबर है, पैसे के विवाद में पिता पुत्र की दिखाई दबंगई। पिता पुत्र ने ई रिक्शा चालक को दिया धक्का। ट्रक के नीचे आने से ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत हुई है। सूचना पर पुलिस ने शव को लिया है कब्जे में। जांच पड़ताल के लिए कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और लखनऊ से खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की। सीएम योगी की नीतियों और कार्यों को रक्षा मंत्री ने सराहा और योगी जी के बारे में कह सकता हूं कि मैं समझता था कि आप राजनीति में ही माहिर हैं, लेकिन अब पता चला कि आप अर्थशास्त्र में भी माहिर।
लखनऊ से खबर है, अपर्णा यादव सीएम योगी से की मुलाकात। केजीएमयू मामले में सीएम योगी से मुलाकात की है। सीएम योगी को आयोग की तरफ से दी जानकारी, केजीएमयू की विशाखा समिति की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। और ये खबर है, तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार मुरादगंज ओवरब्रिज के पास सड़क हादसा। शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया। कार में सवार युवक गंभीर रूप से घायल। तीनों युवक मोहारी गांव के रहने वाले। और राजधानी लखनऊ की चौक पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक शोषण और जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश के गंभीर आरोपों में घिरे रमीजुद्दीन पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा यह आरोप लगाया गया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भारतवर्ष में पाकिस्तान और बांग्लादेश संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर अपनी राय रखी जिसमें उन्होंने भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश को चाहने वालों का जिक्र किया था। कि जो चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई चल रही है उस संबंध में अपने नेताओं के माध्यम से एनडीए के सभी साथी मिल करके फॉर्म को भरवाना, वो प्रक्रिया तो पूरी हो गई। दूसरी प्रक्रिया नए मतदाता का नाम जो छूटा है उसको बढ़ाने के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसकी जानकारी इनको देना और उसमें जो ये वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट तैयार है उसको देख करके और जो छूटे हैं उनका नाम बढ़वाने के लिए निर्देशित किया गया है। फिरोजाबाद जनपद के थाना लाइन पार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गुदाऊ में आज उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब बंगाल के पानागढ़ में तैनात अग्निवीर सूरज यादव का पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव पहुंचा। अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए गांव के सीमाओं पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण उमड़ पड़े और महज 1.5 वर्ष पूर्व ही देश सेवा का जज्बा लिए सूरज यादव अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में थी। हमीरपुर जिले पहुंचे सूबे के जल शक्ति राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने वीबी राम जी को लेकर पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर बिल में संशोधन सुधार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जो विसंगतियां थी संशोधन के बाद उनको दूर किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर में निरीक्षण किया गया है, जहां पर यहाँ के डॉक्टर और नर्सेज अन्य स्टाफ जो उपस्थित मिले हैं। मरीजों से यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी किया है, जो व्यवस्थित रूप से सभी अभियान संचालित हैं और जो भी स्थानीय समस्याएं बताई गई हैं उनको निस्तारण के लिए यहाँ के अधिकारियों को कहा गया है।
प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद आए हुए हैं, जी राम जी को लेकर प्रेस वार्ता की है। इसको लेकर हम जानते मंत्री जी किस तरह से अब जी राम जी को लॉन्च किया गया, इससे ग्रामीण जीवन की बदलाव होगी, फायदा होगा ग्रामीणों को। ये जी राम जी अधिनियम 2025 हमारे उस ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो ज़्यादातर उसमें जो पूर्व में मनरेगा था, इसमें भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत थी, उसको समाप्त करने के लिए, उस लीकेज को समाप्त करते हुए जी राम जी अधिनियम 2025 लेकर के आए हैं। ये हमारे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव की रेखांकन करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। क्यों? ये थे हमारे साथ में प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद, जो इस वक्त हमीरपुर भाजपा कार्यालय आए हुए थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए तमाम जो जी राम जी के उद्देश्य हैं, इससे ग्रामीण जीवन में जो बदहाली हो किस तरह दूर होगी, ये सभी बताया है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के इंडिया, हमीरपुर। और डीएम अनुपम शुक्ला ने अकबरपुर के अंतर्गत सैदपुर भीतरी गौशाला का औचक निरीक्षण किया। ठंड के कहर को देखते हुए डीएम गौशाला में सुरक्षित मवेशियों को मिलने वाली व्यवस्था को परखने पहुंचे। हालांकि सभी व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। डीएम ने निर्देशित किया कि मवेशियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश की जेलों को और अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और बैठक में जेलों की सुरक्षा से लेकर बंदियों के पुनर्वास तक के रोडमैप पर कड़े निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य केंद्र जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है। कानपुर में श्री सराफा कमेटी धोबी महल का त्रिवार्षिक चुनाव का आयोजन चौक सराफा धोबी महल में किया गया। इस दौरान कमेटी के 200 सदस्यों ने बारी बारी अपने मत का अधिकार किया। कमेटी के पदाधिकारी प्रयाग नारायण वर्मा और मोहित वर्मा ने बताया कि श्री सराफा कमेटी धोबी महल को 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में त्रिवार्षिक चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें 200 सदस्यों द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। मैं श्याम बाबू द्विवेदी, महामंत्री श्री धोबी महल सराफा कमेटी। आज हमारी कमेटी का त्रिवार्षिक चुनाव है। उसमें हम लोग सारे सदस्य 196 सदस्य हैं हमारे, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके द्वारा हमारी कार्यकारिणी का चयन होगा। 21 सदस्यों की हमारी कार्यकारिणी चयनित की जाएगी। उसके बाद अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष व अन्य पदों के पद वितरित किए जाएंगे। ये धोबी महल, मैं महेश चंद जैन हूँ, अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन का। सर, आज यहाँ पे चुनाव है, क्या कुछ कहना? देखिए, ये 21 साल पुराना संगठन है। बहुत ही संगठित रूप से यूनाइट होकर काम करते हैं। अपने सुनारों की, ज्वेलर्स की जो भी ज़रूरतें होती हैं, समय समय पर सब आवश्यकता होती है, उसको मिलजुल करके ये पूरा करते हैं। और इन लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जो कैंडिडेट जीते हैं उनको अग्रिम बधाइयाँ हैं कि वो इस काम को सुचारू रूप से आगे भी करते रहें। और रेलवे सुरक्षा बल के आईजी प्रदीप गुप्ता वंदे भारत ट्रेन से आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। फिर वहां से आरपीएफ बैरक पहुंचे। जवानों ने वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। आईजी ने बैरक का निरीक्षण किया और आरपीएफ इंस्पेक्टर और जवानों के साथ सुरक्षा सम्मेलन और मीटिंग में शामिल हुए। देखिए, ऐसा है कि यहाँ की जो बैरक है वो काफी अच्छी है, अच्छी मेंटेन्ड भी है। और कुछ जो कम ज्यादा चीजें इसमें हैं वो हम लोगों ने इनको बता दिया है, ये लोग उसमें सुधार करेंगे। और ऐसे ही हमारा आरपीएसएफ भी यहाँ ठहरा, उनके रहने में भी सुधार करेंगे। देखिए, माघ मेले में एक तो ये है कि हम लोगों का एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से आया है बहुत सारा, और हम कानपुर से लेके प्रयागराज तक हम लोगों का स्पेशल डिप्लॉयमेंट भी रहेगा। कानपुर में ऑलरेडी एक कंपनी हमारे पास आरपीएसएफ की, वो रहेगी। कुछ हमने फतेहपुर को आदमी दिया, वो रहेगा। प्रयागराज, सुविधारगंज, छिवकी और नैनी में बहुत सारा स्टाफ एक्स्ट्रा है, तो वो रहेगा। तो निश्चित ही सुरक्षा में उससे ये होगा, और लोगों की सुरक्षा के साथ साथ सहूलियतें भी उसी हिसाब से हमारा स्टाफ जहां भी दिक्कत होगी मदद करेगा। रेलवे सुरक्षा बल के आईजी प्रदीप गुप्ता आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने आरपीएफ की बैरिक का निरीक्षण किया।
वहीं अगर बात करी जाए माघ मेले की, तो माघ मेले के लेकर आईजी ने कहा है कि आरपीएफ और आरपीएसएफ 2 फोर्स आई हुई है और अतिरिक्त फोर्स जो बाहर से और भी आ रही है। कोई भी चूक ना हो माघ मेले को लेकर उसके सारे सुरक्षा इंतजाम करे गए हैं। वहीं आईजी ने बताया जो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे 17 चोर दरवाजे हैं उनको जल्द ही बंद किया जाएगा। वहीं एक्स पे लगातार जो आरपीएफ और जवानों को और इंस्पेक्टर को टारगेट किया जा रहा था उस पर भी बोले कि इसमें सख्त कार्रवाई करी जाएगी। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। कानपुर और रायबरेली से आई ये 2 तस्वीरें सिर्फ एक जलीय जीव की मौत की खबर नहीं बल्कि ये गंगा नदी के बिगड़ते पर्यावरण की बड़ी चेतावनी है। राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन की अलग अलग जगहों पर हुई मौत ने वन विभाग से लेकर पर्यावरणविदों तक को चिंता में डाल दिया है। कानपुर में जहां डॉल्फिन की मौत लीवर फेलियर से हुई, वहीं रायबरेली में हार्ट फेलियर के कारण। आखिर क्या है मौतों के पीछे की असली वजह? गंगा डॉल्फिन को नदी की सेहत का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है और कानपुर रायबरेली जैसे अलग अलग जिलों में डॉल्फिन की मौत ये साफ इशारा कर रही है कि जलीय जीवन सुरक्षित नहीं है। कानपुर में एक जाजमऊ में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर मित्र अवस्था में एक डॉल्फिन पाई गई। आपको बता दें, इसको देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां मौजूद हो गए और तत्काल पुलिस को वहां सूचना दी। पुलिस ने डॉल्फिन को मौके पे कब्जे पे लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पर एक रायबरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर वहां पर भी एक डॉल्फिन जो है मृत अवस्था में पाई गई है। अब देखा जा रहा है कि कानपुर और रायबरेली में दोनों जगह ये डॉल्फिन मृत अवस्था में पाई गई है। फिलहाल डीएफओ जो दिव्या का कहना है और डॉक्टर राकेश पांडे जी का भी कहना है, फिलहाल जो बताया जा रहा है जो मृत अवस्था में डॉल्फिन पाई गई है वो एक सोचने की बात बताई जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ऑर्गन और जो गंदा पानी जो के कारण की डॉल्फिन की मृत्यु हुई है। फिलहाल अब IVRE को जो रिपोर्ट की भेज दी गई है। अब 15 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट अगर आएगी कि डॉल्फिन का मौत का कारण क्या है, ये तो जांच का विषय है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज इंडिया के लिए, कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं कासगंज जनपद में एक महिला अपनी फरियाद को लेकर कासगंज जनपद के आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री की चौखट पर है। हालांकि पीड़ित की तहरीर पर कासगंज पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन महिला को अभी तक न्याय में नहीं मिला है, जिसको लेकर महिला आवाज उठा रही है। शुगर बढ़ी हुई है। मैंने कहा था कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। मेरा हाथ जोड़ के सभी से विनम्र निवेदन है, मुख्यमंत्री जी योगी जी से निवेदन है कि वो हमारी ये जांच करवाएं और हमें न्याय दिलवाएं। हम बहुत परेशान हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। हमारे जेठ ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, सारी प्रॉपर्टी हमारी ले ली है और हम लोगों को बिल्कुल सड़क पे ला के रख दिया है। मैं यही चाहती हूँ शहर के सभी लोगों से कि मेरे बच्चों का साथ दें, हमारा सहयोग करें। मेरे ताऊ संजय बलदानी ने मेरे पापा की 100% प्रॉपर्टी नाम करा ली गलत तरीके से तहसील ले जाकर। 12 मिनट के अंदर उन्होंने सारी रजिस्ट्री 100% प्रॉपर्टी मेरे पापा की अपने नाम करा ली। आप मुझे ये बताइए कि 12 मिनट के अंदर किसी की 100% प्रॉपर्टी, 5 मकान और सारी फैक्ट्री और सभी चीज़ें कैसे नाम हो सकती हैं? इसमें सारे रजिस्ट्रार और सारे बेनामा लेखक वगैरह सब लोग इन्वॉल्व हैं और उन लोगों ने सबने मेरे साथ धोखा और फ्रॉडगिरी करी है। मैं चाहता हूँ कि इन पर 420 का और मर्डर का केस करना चाहिए। इन्होंने मेरे पापा को शराब पिला के जान से भी मारा है। नहीं, तुम्हें भी कुछ धमकियाँ मिल रही थी बीच में? मुझे धमकियाँ ये मिल रही थी कि मैं इस पर SC/ST एक्ट लगवाऊंगा, कि इसकी माल की गाड़ी छीन लो और सारी चीज़ें। मुझे मेरे नाम के खिलाफ मतलब थाने में झूठी एप्लीकेशन दिया कि मैं इनकी गाड़ी की रेकी करा के इनकी गाड़ियों में से 1 लाख 2 लाख रुपए चुरवाना चाहता हूँ। और बांदा जनपद की जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल पर लगे गंभीर आरोपों के खिलाफ उनके साथी सदस्य भरत सिंह ने अनशन का रास्ता अपनाया। यह अनशन जिला पंचायत के सामने स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में शुरू किया गया, जहां भरत सिंह के 7 अन्य सदस्य जैसे धीरज राजपूत और कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अटल जी जिंदा होते। असल में भारतीय लोकतंत्र में जब आप अपनी बात को मुखर रूप से शासन प्रशासन में कोर्ट में कह के जब एक कहीं से कार्रवाई नहीं होती है, तो एक अंतिम रास्ता हमारी इस डेमोक्रेसी में ये बचता है कि लोग अपनी बात को धरने के माध्यम से, अनशन के माध्यम से सरकार को कहें। उसी के क्रम में आज हम लोग जिला पंचायत बांदा के इस अटल वाटिका परिसर में जो है धरने में बैठे हैं। क्या मामला पड़ गया कि आज आपको अनशन में बैठना पड़ा? पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष की जाँच की गई थी और जांच कमेटी आदरणीय कमिश्नर साहब के द्वारा बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता DM महोबा गजल भारद्वाज जी ने की थी। और उन्होंने जांच में 6 करोड़ 21 लाख रुपए का विद इंटरेस्ट जो है गबन सिद्ध किया था अध्यक्ष जिला पंचायत के ऊपर, जिस पर शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।